नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे। आशा है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर रुख कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है, मानव विकास दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार की चर्चा कीजिए। तो देखो, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बता दूं कि BSOG 173 के हर एक चैप्टर की जो वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप BSOG 173 की प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां आपको सारे के सारे जो कोर्स हैं उसकी PDF और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो उसके लिंक प्रोवाइड वहाँ करवाए जाते हैं। तो देखो, मानव विकास दृष्टिकोण क्या है, अब हम ये समझते हैं। मानव विकास को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। और मानव विकास की परिभाषा ये होती है कि जब व्यक्ति के विकल्प लगातार बढ़ते रहें, व्यक्ति के सामने अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों, तो हम कहेंगे भाई व्यक्ति डेवलप हो रहा है, यानी कि मानव डेवलप हो रहा है। मानव विकास की अवधारणा 1993 के बाद आई थी। उससे पहले दो वर्ड चलते थे, एक डेवलपमेंट और एक ग्रोथ। एक चलता था विकास और एक वृद्धि। लेकिन जब हम कहते हैं भाई विकास हो रहा है देश का, तो देश के विकास का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो रहा है, क्योंकि देश का विकास जो है वो सामूहिक है। और जब हम सामूहिक विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पर व्यक्ति बढ़ा हो रहा है। जैसे हमारे देश की GDP बढ़ रही है, लेकिन देश में इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे गरीब खत्म हो गए हों। गरीबी भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो हर व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ कि देश का विकास हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर बंदा विकास कर रहा होगा। तो ऐसे ही फिर इसके बाद एक वर्ड आया ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। मानव विकास में हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मानव का विकास हो रहा है, तो डेफिनेटली देश का विकास होगा ही होगा, क्योंकि देश मानव से मिलकर ही बन रहा है। तो अब मानव विकास जो दृष्टिकोण है, ये महबूब उल हक ने दिया था, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। और एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर अमृत्य सेन। तो महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत्य सेन ने मिलकर ये थ्योरी दी थी मानव विकास की। तो मानव विकास मुख्यतः व्यक्ति और समाज के विकास पर केंद्रित है। ये दृष्टिकोण ये कह रहा है कि भाई जीवन की गुणवत्ता लगातार बढ़नी चाहिए, यानी कि क्वालिटी जो है लाइफ की वो लगातार आगे बढ़नी चाहिए। हमारी जो क्षमताएं हैं, मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ देश का आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन जीवन की क्वालिटी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1990 के दशक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी एक्सेप्ट करी, ये UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हुई। इसे अमृत्य सेन और महबूब उल हक द्वारा प्रदान किया गया। तो मानव विकास दृष्टिकोण जो है, मानव विकास जो दृष्टिकोण है, इसे शॉर्ट में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से स्कोर दिया जाता है। UNDP के माध्यम से ये रिपोर्ट हर साल आती है। प्रोफेसर अमृत्य सेन और महबूब उल हक ने सबसे पहली बार इसे परिभाषित किया था। इसका मुख्य परिभाषा ये है और उद्देश्य ये है कि मानव विकास दृष्टिकोण का प्रमुख आधार ये है कि विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनकम बढ़ती रहे, प्रोडक्शन बढ़ता रहे। नहीं, इसका उद्देश्य है भाई लोगों की क्षमता भी बढ़ती रहे, लोगों की स्वतंत्रता भी बढ़ती रहे, लोग जीवन का आनंद भी ले पाएँ, लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती रहे। जब लोगों की क्षमता बढ़ेगी, लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता बढ़ेगी, जीवन की क्वालिटी बढ़ेगी, तो हम ये कहेंगे मानव विकास कर रहा है। और जब मानव विकास कर रहा है तो देश तो विकास करेगा ही करेगा। अब इसका सैद्धांतिक आधार क्या है वो देख लो। सबसे पहले हम प्रोफेसर अमृत्य सेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब हम अमृत्य सेन की बात करेंगे तो इन्होंने एक अप्रोच दिया है, कैपेबिलिटी अप्रोच। उनका ये मानना है कि जब तक लोगों की क्षमताएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक व्यक्ति अपनी पसंद की चीज़ें नहीं चुनेगा, जब तक मनुष्य को समाज में स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मानव विकास नहीं हो सकता। उनका ये मानना है कि केवल संसाधनों से या आमदनी में वृद्धि करके व्यक्ति की भलाई नहीं कर सकते आप। हमें व्यक्ति को स्वतंत्रता का महत्व भी समझाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की बहुत इनकम है लेकिन समाज में उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिल रही, उसके साथ समानता जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो उसका विकास नहीं हो सकता। तो अमृत्य सेन ये कह रहे हैं कि भैया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही विकास हो सकता है। केवल आप अगर इनकम जनरेट करके लोगों को संसाधन पहुंचाकर अगर सोच रहे हो कि देश का विकास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। महबूब उल हक का क्या योगदान है? तो महबूब उल हक ने यह विचार दिया कि लोग विकास का साधन भी हैं, उद्देश्य भी हैं। उन्होंने कहा भाई मानव विकास 3 चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहली बात यह है कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कि लोगों की ऑन एन एवरेज एज कितनी है। अगर लोगों की एवरेज एज अच्छी है तो मतलब स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है।
स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है तो मतलब ये है कि व्यक्ति का विकास भी हो रहा है। अगर लोगों की एवरेज एज ही कम होती जाएगी, जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता रहा है, लोगों की एवरेज एज ही कम होती जा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं ह्यूमन डेवलप हो रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ रही है, जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो बढ़ रही है, तो हम कहेंगे मानव विकास कर रहा है। फिर लिटरेसी रेट यानी कि शिक्षा, अगर एजुकेशन के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है तो मनुष्य के पास विकल्प खुल रहे हैं, भविष्य में उसके पास स्वतंत्रताएं बढ़ रही हैं। और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीडीपी पर कैपिटा यानी कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, अगर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है लोगों की, तो उससे लोग अपने संसाधनों की पूर्ति करेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये 3 आयाम हैं जो मानव विकास जिस पर आधारित है। ऐसे एक और व्यक्ति थे मार्था नुसबॉम, इन्होंने मानव क्षमताओं की एक सूची दी। इन्होंने कहा व्यक्ति अगर जीवन जी रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहा है, उसके शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरों के साथ उसे सहानुभूति है, तो व्यक्ति के अंदर अगर ये सारी क्षमताएं आगे बढ़ रही हैं तो व्यक्ति विकास कर रहा है, अदरवाइज व्यक्ति विकास नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर ये जो मानव विकास दृष्टिकोण है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि प्रति व्यक्ति के विकास की बात कर रहा है। ये कह रहा है विकास का मापक धन नहीं है बल्कि व्यक्ति की भलाई है। अगर हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। मानव विकास ये कह रहा है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी लिंग हो। समाज में न्याय, सोशल जस्टिस होना चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, असमानताएं नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है यानी कि पर्यावरणीय संसाधन है, इनका भी उपयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मानव विकास जो दृष्टिकोण है, यह आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी, असमानता और शिक्षा को खत्म करने की बात करता है और एक संतुलित समाज के निर्माण की बात करता है। तो मैं आशा करता हूँ अगर मानव विकास दृष्टिकोण का ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप डेफिनेटली कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि भैया पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर और भी है, पर्यावरण और विकास के बीच में संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, पर्यावरण और विकास एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। जब जब मनुष्य विकास की राह पर चलता है तब तब पर्यावरण का नाश होता ही होता है, यानी कि मनुष्य के डेवलपमेंट का जो प्रभाव पड़ता है वो निगेटिव पड़ता है एनवायरनमेंट पे। क्यों? जब जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर मनुष्य जितना डेवलप होता जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, सड़कें बनेंगी, रेलवे बनेगी, इमारतें बनेंगी और जंगलों को काटा जाएगा बड़े पैमाने पर। और आज आप देख सकते हो पर्यावरण पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पर्यावरण और विकास के बीच में गहरा संबंध है। जहाँ मनुष्य अपना विकास करता है, सामाजिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, तकनीकी विकास करता है, तो वहीं वो पर्यावरणीय विकास को क्या करता है, असंतुलन फैलाता है। और ऐसे में अगर पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो मनुष्य का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे में मुद्दा ये होता है कि मनुष्य विकास की ऐसी राह अपनाए जिसमें पर्यावरण भी बना रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे। तो विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं। विकास के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य अपना विकास जब ही कर सकता है जब उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हों। आज तक हम कोई भी चीज़ अलग से नहीं बना रहे हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसी का प्रयोग करके हम दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन ही खत्म हो जाएंगे तो विकास की राह भी रुक जाएगी। तो विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन भाई जरूरी हैं, भूमि भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, ऊर्जा के साधन भी जरूरी है। बिना कृषि के लोग भूखे मर जाएंगे। इंडस्ट्रीज भी जो है वो कृषि आधारित है। देख लो आप, चीनी उद्योग पूरा गन्ने पर आधारित है, कपड़ा उद्योग कपास पर आधारित है। ट्रांसपोर्टेशन, शहरीकरण जैसी गतिविधियां पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है संसाधनों का दोहन हो जाता है और पर्यावरण प्रदूषित होने लग जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लग जाता है और भविष्य में विकास रुक जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जल संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ऐसे में कृषि भी प्रभावित हो रही है और बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है। पर्यावरण और विकास के बीच में जो संबंध है वो संघर्ष के रूप में देखा जाता है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पर्यावरण विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इनके बीच में लगातार संघर्ष भी चलते हैं। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। बड़े पैमाने पर माइनिंग एक्टिविटी, लोहे की खान से लोहा अंधाधुंध निकाला जा रहा है, कोयले की खान से कोयला अंधाधुंध निकाला जा रहा है, खनन हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वायु पर, जल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं, आपकी बार हमने भी देखा भी इस साल कि किस प्रकार से पहाड़ों पर आपदाएं आई हैं। ये सब वनों की कटाई के कारण ही हुआ है। तो ऐसे में संतुलित विकास की आवश्यकता है। एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करे, जो पर्यावरण के साथ समझौता करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए,
विकास की प्रक्रिया में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सिस्टम को यूज़ किया जाए जो पर्यावरणीय नुकसान को कम करें। सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगवाने चाहिए हमें, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, क्योंकि जब नियम ही ढिलमिल होंगे, लोगों को डर ही नहीं होगा, तो फिर वो पर्यावरण को बचाएंगे भी क्यों। तो कुल मिलाकर यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच में संबंध जो है वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक यह है कि अगर मनुष्य पर्यावरण का प्रयोग करता है तो आगे की दिशा में बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो अत्यधिक प्रयोग करता है, स्वार्थी प्रयोग करता है, तो इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूर्णतः विरोधी भी नहीं है, पूरक हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता जाएगा, वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जाएगा, लेकिन वो प्रकृति का अगर अत्यधिक दोहन करेगा तो उसे मुँह की भी खानी पड़ेगी। तो ऐसे में बैलेंस बनाकर अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो चीज़ें ठीक तरीके से चलती जाएगी। इस प्रकार से पता चलता है कि भाई पर्यावरण और विकास का एक दूसरे से संबंध है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, वो क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकीय नारीवाद पर टिप्पणी करो। ये इको फेमिनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो इको फेमिनिज्म की जो थ्योरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कई कई बार पेपर में आई हुई है। तो अगर आप पारिस्थितिकीय नारीवाद की बात करोगे तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पर्यावरण और नारीवाद के बीच संबंधों पर प्रकाश डाल रहा है। इसका ये मानना है कि महिला और प्रकृति के शोषण के पीछे पूरे जो हमारा समाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो राजनीतिक संरचना है वो काम करती हैं। यानी कि ये दृष्टिकोण महिला और प्रकृति दोनों के शोषण को एक दूसरे से जोड़कर देखता है। सबसे पहले अगर हम पारिस्थितिकीय नारीवाद की परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनमें बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। उनके आपसी संबंधों का अध्ययन जब हम करते हैं तो पारिस्थितिकीय नारीवाद कहलाता है। ये दृष्टिकोण ये कह रहा है कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया है और पर्यावरण का विनाश भी जिस प्रकार से किया गया है, इसने समाज में अन्याय को जन्म दिया है। ये विचारधारा यह कहती है कि पितृसत्ता का मतलब होता है कि समाज में पिता के बाद बेटे को सारी संपत्ति दी जाएगी, जो समाज है वो पुरुष प्रधान होगा। तो पारिस्थितिकीय नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज की वजह से न सिर्फ महिलाओं को बल्कि प्रकृति को भी शोषण का शिकार बनाया गया है। परंपरागत रूप से महिलाओं की प्रकृति से जोड़ा गया है, जैसे धरती को माँ की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से समाज में महिला और प्रकृति दोनों को कमजोर और उपभोग करने की वस्तु का कारण देखा गया है। जिस प्रकार से ये माना गया है कि महिला उपभोग करने की वस्तु है, वैसी प्रकृति को भी उपभोग करने की वस्तु माना गया है, जबकि महिला और प्रकृति दोनों ही उपभोग करने की वस्तु नहीं है, दोनों ही सम्मान के प्रतिभागी हैं। ऐसा इको फेमिनिज्म की विचारधारा कहती है। ये विचारधारा ये कहती है कि महिला और प्रकृति का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि महिलाएं ही प्रकृति के सबसे करीब होती हैं। क्योंकि महिलाएं जीवन को जन्म देती हैं तो इसीलिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से भी जो है गहराई से लगाव होता है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को, आदिवासी समुदाय महिलाओं को, ये क्योंकि ये जल, जंगल और ज़मीन पर ही निर्भर रहती हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर नदियों से पानी लेकर आना। तो अगर पर्यावरण में जो है नुकसान होता है तो इनकी आजीविका भी खतरे में पड़ती जाती है। पर्यावरणीय न्याय और महिला सशक्तिकरण। पारिस्थितिकीय नारीवाद ये तर्क देता है कि पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए महिलाओं को मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं डिसीजन लेंगी तो प्रकृति के हितों की रक्षा करेंगी और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विकास को भी ध्यान में रखेंगी। महिलाएं संवेदनशील होती हैं, इसलिए वो प्रकृति की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, ये दृष्टिकोण ये भी कह रहा है। इसके अलावा कुछ आलोचक ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। ये विचार महिलाओं के साथ जोड़कर उनकी सामाजिक भूमिकाओं को सीमित करता है। ये सामाजिक वर्ग की अनदेखी करता है और आधुनिक विकास की अनदेखी करता है। तो देखो, हर चीज़ के ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती हैं। इको फेमिनिज्म कुछ हद तक ये बात सही कह रहा है कि महिलाएं प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं, महिलाएं नेचर को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, महिलाएं पेड़ पौधे, जीव जंतु इनके प्रति ज़्यादा दयालु हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि कई बार आधुनिक मॉडर्निटी को छोड़कर कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर सेंटिमेंट हो जाते हैं नारीवादी। निष्कर्ष ये निकलता है कि पारिस्थितिकीय नारीवाद एक समग्र दृष्टिकोण है जो पर्यावरण की समस्या और महिला अधिकारों को एक साथ जोड़कर देखता है। ये केवल महिलाओं के लिए समानता और समता की वकालत नहीं करता, बल्कि पर्यावरण के बीच भी एक संवेदनशील दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
हालांकि इसे लागू करते समय हमें वर्ग, जाति और संस्कृति को भी ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी कि अमर्त्य सेन ने विकास का जो दृष्टिकोण दिया है उस दृष्टिकोण पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में। तो यह क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए।